नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक बाबर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुग़ल एम्पायर से तो प्रश्न बनता ही है। तो इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो अब मैं आपको सभी मुग़ल शासक बाबर से लेकर जितने भी मुग़ल शासक आए हैं सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे की कहानी समझ लेते हैं कि उस समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी जब मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि बाबर ने कैसे भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। तो भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश का शासन था। उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था और लोधी वंश में भी लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी का शासन था। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई था, तो दक्षिण भारत में उस समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो साम्राज्यों का शासन चल रहा था। और इसके अलावा भी भारत में अन्य छोटे छोटे राज्य थे जो अपने विस्तार के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये अनुकूल समय था कि कोई भी बाहरी शासक आए और भारत पर आक्रमण करे, क्योंकि भारत में जब अंदर ही लड़ाई चल रही थी, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे थे अपने विस्तार के लिए, तो उस समय किसी भी विदेशी के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय था कि वो भारत पर आक्रमण करे। तो जब घर में लड़ाई चल रही होती है तो बाहरी व्यक्ति उस बात का फ़ायदा जरूर उठाते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा बाबर ने उठाया और उसने भारत में आक्रमण किया और वो भारत में प्रवेश कर गया। तो आज का जो ये उज़्बेकिस्तान है, यहीं पर एक राज्य था फरगना। तो फरगना का उस समय सरदार था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंशज था। और उमर शेख मिर्ज़ा की जो पत्नी का नाम था ये था कुतलुग निगार खानुम। ये मैंने आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, अभी बस आप समझ लीजिए कि उस समय फरगना का सरदार था, क्या नाम था उसका, उमर शेख मिर्ज़ा, और उसकी पत्नी का नाम था कुतलुग निगार खानुम, जो कि मंगोल वंशज थी। और इन्हीं का पुत्र हुआ जिसका नाम था बाबर। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और उसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानुम। तो जब बाबर की आयु 11 वर्ष की होती है ना, तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और 11 वर्ष की आयु में ही बाबर फरगना का शासक बनता है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो पूरा का पूरा जो मुग़ल वंश है ना, इसका शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा है। तो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध से हुई थी। इस युद्ध के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर मुग़ल वंश की शुरुआत कैसे हुई। तो मुग़ल वंश की शुरुआत हुई थी 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने पहले डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इस युद्ध के बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है और मध्यकालीन भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी यानी कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुग़लों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुग़लों ने अपना शासन चलाया था। तो अब हम आगे बाबर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाबर ने ही मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था इसका पूरा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में बाबर का जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। तो डेट तो आपको याद ही रहेगी, 14 फरवरी। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर वंशज थे, और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानुम था, जो कि मंगोल वंश से आती थी। तो इसके पिता तैमूर वंश से आते थे और इसकी माता मंगोल वंश से आती थी। मंगोल वंश यानी कि जो कि चंगेज खां का वंश था। पर जो बाबर था ये अपने आप को तैमूर वंशज मानता था। ये जो मंगोल वंश है ना, इनकी काफ़ी बुराई करता था। ये अपने आप को तैमूर वंशज मानता था। कौन, बाबर, क्योंकि इसके पिता भी तैमूर वंशज थे।
तो बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम है कुतलुग निगार खानुम। तो 1494 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो अपने जन्म के 11 वर्ष के बाद यानी कि 11 वर्ष की आयु में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। अब हम बाबर का प्रारंभिक संघर्ष देख लेते हैं, यानी कि भारत में आक्रमण करने से पहले बाबर ने जो स्ट्रगल किया वो हम देख लेते हैं। तो 1494 ईस्वी में यानी कि जब बाबर शासक बना तो इसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं ये फरगना जहां का बाबर शासक था, इसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया, पर ये अपने पहले ही प्रयास में असफल रहा, यानी कि समरकंद को ये जीत नहीं पाया। ये वही बाबर है जो समरकंद को अपने पहले अभ्यास में जीत नहीं पाया और बाद में इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, जिस मुगल वंश ने भारत में 300 वर्षों तक शासन किया, पर ये अपने पहले प्रयास में असफल रहा। इसे समरकंद पर विजय नहीं मिली, ये अपने पहले प्रयास में असफल रहा। तो उसके 3 साल बाद यानी कि 1497 ईस्वी में इसने समरकंद को जीत लिया और केवल 100 दिनों के लिए यानी कि 100 दिनों तक ही ये उसको अपने क्षेत्र में मिला पाया। उसके बाद इसे वहां से भागना पड़ा। उसके बाद 1501 ईस्वी में इसने दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस बार 8 महीने तक इसने समरकंद पर शासन किया। उसके बाद इसे वहां से भागना पड़ा। फिर इसको पता चल गया कि समरकंद को जीत पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसने पश्चिम की ओर छोड़कर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया। आप देख रहे हैं ये फरगना यहाँ पर है समरकंद, तो समरकंद को छोड़कर अब ये पूर्व की ओर बढ़ा और 1504 ईस्वी में इसने काबुल और गजनी को जीत लिया, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो काबुल और गजनी को जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, पादशाह। याद रखिएगा, पादशाह उपाधि इसने कब धारण की थी? काबुल और गजनी को जीतने के बाद। बाबर के जो भी पूर्वज थे ना, यानी कि इसके पिता दादा सब मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, परंतु केवल बाबर था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके पिता और इसके जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था ना, इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। मिर्जा एक उपाधि है, पर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? पादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या होता है? 1511 ईस्वी में अब बाबर क्या करता है, जब ये काबुल और गजनी को जीत लेता है ना, उसके बाद ये दोबारा समरकंद पर आक्रमण करता है और एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण करके ये जीत जाता है। परंतु अगले साल यानी कि 1512 ईस्वी में ये समरकंद को फिर खो बैठता है और बाकी के जो इसके राज्य थे यानी कि फरगना, पेशावर, काबुल और गजनी, यहाँ पर भी ये अपने नियंत्रण को खो बैठता है, यानी कि अब इसके पास कोई भी राज्य नहीं बचता। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि अपने आरंभिक समय में ये किसी भी एक जगह पर 2 रमजान नहीं मना पाया। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मध्य एशिया में बाबर के असफल हो जाने के बाद ये पूर्व में भारत की ओर बढ़ता है और इस प्रकार बाबर को ये समझ आ गया था कि अभी पश्चिम की तरफ उसे सफलता नहीं मिल पा रही, तो वो पूर्व की तरफ यानी भारत की तरफ आक्रमण के लिए बढ़ता है। और उसे ये भी पता चल गया था कि भारत में अभी आंतरिक विद्रोह चल रहा है और उसे वहां के शासकों द्वारा भी भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण मिल रहा था, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा कि किसने उसे आमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो अब बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब हम बाबर का भारतीय अभियान देख लेते हैं। तो बाबर ने एकदम से ही भारत पर आक्रमण नहीं किया था। पहले इसने क्या किया था कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे ना, वहां पर इसने आक्रमण किया था। तो 1519 ईस्वी में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजोर और भैरा को बाबर ने जीत लिया था। कब? 1519 ईस्वी में। उसके बाद ये वापस लौट गया था। कहां पर? अपने समरकंद की तरफ वापस लौट गया था। बस अभी ये देख रहा था कि भारत की जलवायु कैसे है, वहां पर आक्रमण कैसे किया जाएगा। अभी ये आजमा रहा था अपने आप को कि ये भारत पर आक्रमण करने के लायक हो गया है कि नहीं। उसके बाद इसने क्या किया कि 1519 ईस्वी में पेशावर को जीता। पेशावर के जीतने के बाद भी ये वहां पर टिका नहीं, अपनी ओर वापस मध्य एशिया की ओर लौट गया। उसके बाद 1520 ईस्वी में दोबारा इसने बाजोर, भेरा और पंजाब के सियालकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, इनको जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। और 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। तो जब इसने पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया तब खबर पता चली इब्राहिम लोदी को। उत्तर भारत में उस समय लोदी वंश चल रहा था। इब्राहिम लोदी को जब खबर पता चली तो उसने कहा कि जब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा ना, तभी हम उस पर आक्रमण करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था कि पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को भारत की तरफ से निमंत्रण गया था। किसने किसने निमंत्रण भेजा था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा आलम खां लोदी
और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रण दिया था कि बाबर आकर भारत पर आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी को हरा दे। तो देखिए, जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ये चाहते थे कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को हरा दे और उसकी जगह पर इन्हें शासक बना दे, और बाबर आकर इब्राहिम लोदी को हराकर कुछ धन वगैरह लूट कर वापस चला जाए और इब्राहिम लोदी को हटा दे। और राणा सांगा क्या चाहते थे कि बाबर आकर इन तीनों को, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और इब्राहिम लोदी, इन्हें हराए और भारत से कुछ धन वगैरह लेकर वो भी वापस चला जाए। मतलब कि यही चाहते थे कि बाबर आकर केवल युद्ध करे और इब्राहिम लोदी को किसी प्रकार से खत्म करके वापस चला जाए। पर बाबर की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो अलग थी। बाबर यहाँ पर गजनी की तरह लूटने नहीं आ रहा था, वो यहाँ पर बसने आ रहा था, क्योंकि उसके पास मध्य एशिया में कोई स्थिर आवास नहीं था जहां पर वो अपना राज्य कर सके। तो अपनी सत्ता के लिए भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो बाकी के ये युद्ध हैं जो उसने भारत में, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि उसने सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध किए। उसके बाद बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो है पानीपत का युद्ध जो इसने 1526 में किया, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है खानवा का युद्ध, ये इसने 1527 में किया, अगले ही वर्ष। उसके बाद अगले वर्ष 1528 में चंदेरी का युद्ध किया। उसके अगले वर्ष 1529 में घाघरा का युद्ध किया। तो ये 4 युद्ध हैं जो बाबर के पूछे जाते हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कई लोग इसको ट्रिक से भी याद करते हैं, हो सकता है आपने भी ट्रिक से याद किया हो कि जब बाबर भारत में आया तो थक गया, तो सबसे पहले उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पी और चाय पी के घर चला गया। पानी पीने से पानीपत, पानी के बाद खाना खाया, खाना खाने से खानवा, खाना खाने के बाद चाय पी, चाय पीने से चंदेरी का युद्ध और चाय पीने के बाद वो घर चला गया, घर जाने से घाघरा की युद्ध। तो कई लोग ट्रिक से याद करते हैं, अगर आपको ट्रिक से याद है तब भी ठीक है, और वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में पानीपत के निकट लड़ा गया था। और पानीपत वह स्थान है जहां पर 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए कई निर्णायक लड़ाइयां हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, और पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह उन लड़ाइयों में से एक था जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों यानी कि जो तीर वगैरह थे ना, उस पर कपड़े बांधकर उसमें आग लगाकर चलाए थे, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच में और लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। और उसमें विजय किसको मिली थी? तो बाबर इस युद्ध को जीत गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है और लोदी वंश का यहीं पर खात्मा हो जाता है और मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी जाती है इस युद्ध के बाद। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हम सैन्य बल देख लेते हैं कि किसके पास ज़्यादा सेना थी। तो बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोपें थी। और इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे। फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, क्योंकि बाबर ने उस समय बारूद का प्रयोग किया था और तोपों का प्रयोग किया था, जो कि इब्राहिम लोदी के पास नहीं थे। आपके पास कितनी भी सेना हो, पर जिसके पास तोप है, टेक्नोलॉजी है, जीतेगा तो वही। तो बाबर की इस युद्ध में विजय हुई थी। तो बाबर ने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, तोपें तो थी, उसकी रणनीति भी थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान से आया था, तो इसने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा नीति, जिसे अर्धचंद्राकार नीति भी कहा जाता है, जो कि आपने महाभारत के समय से भी देखा है कि चक्रव्यूह रचे जाते थे दूसरी सेना को हराने के लिए। उसी प्रकार की युद्ध की एक नीति थी तुगलमा नीति, जिसका प्रयोग बाबर ने किया था। तो तुगलमा युद्ध नीति इसने उज्बेकिस्तान में सीखी थी, जिसमें क्या होता था कि जो उसके सैनिक होते थे वो युद्ध करते समय अर्धचंद्राकार की शेप में खड़े होते थे, और जो सामने की सेना होती थी ना, उसे केवल बीच वाले सैनिक लड़ते थे और बगल वाले सैनिक क्या करते थे, ये पीछे से सैनिकों को घेर लेते थे और इस प्रकार ये सामने वाली सेना को पूरी तरह से घेर लेते थे। तो ये थी तुगलमा नीति जो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लगाई थी। और इसने तोपों को सजाने के लिए भी उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया था, क्योंकि हमने देखा था ना कि बाबर ने तोपों का भी इस्तेमाल किया था। तो तोपों को सजाने के लिए इसने उस्मानी विधि और युद्ध के लिए इसने कौन सी विधि? तुगलमा नीति का उपयोग किया था, याद रखिएगा। और युद्ध में बाबर के तोप खानों का जो नेतृत्व था, ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। इनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको पता चल गया
जीता कौन? बाबर। और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिसके कारण जनता ने इसे कलंदर यानी कि दानी की उपाधि दी थी। तो जो बाबर ने ये सिक्के बंटवाए थे ना, ये मुख्य रूप से काबुल में ही बंटवाए थे, यानी कि अफगानिस्तान में है ना काबुल, तो वहीं पर इसने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण इसे कलंदर यानी कि दानी की उपाधि जनता के द्वारा दी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देख लिया, जो कि बाबर ने 1526 में लड़ा था। अब उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं लिया था कि वो भारत में स्थायी रूप से रहेगा, पर जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। राणा सांगा चाहता था कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को हराए और धन लूटकर वापस चला जाए, पर बाबर ने क्या कहा कि वो स्थायी रूप से भारत पर राज्य करेगा। तो इसका विरोध किसने किया? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इसका विरोध किया और 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध होता है, जिसे खानवा का युद्ध कहा गया। यह युद्ध कहाँ पर हुआ? तो ये युद्ध आगरा के समीप हुआ। किसके बीच में हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि जो इब्राहिम लोदी था वो डरपोक शासक था, यानी कि वो बहादुर शासक नहीं था, पर जो राणा सांगा था ना, ये काफ़ी बहादुर था। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि राणा सांगा काफ़ी बहादुर शासक था, इसीलिए बाबर को इसको हराने में काफ़ी मुश्किल आने वाली थी। इसीलिए बाबर ने क्या किया, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों पर उस समय कर लगता था, जिसे तगमा कर कहा जाता था। तो बाबर ने अपने सैनिकों पर जो ये लगता था ना कर, तगमा कर, इसको ख़त्म कर दिया और कहा कि तुम्हें जीतना होगा। और बाबर ने हर हाल में युद्ध जीतने के लिए अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, काफ़ी उनका मनोबल बढ़ाया। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। जिहाद यानी कि धर्म के लिए युद्ध लड़ना। तो इसने इस युद्ध को धर्म से जोड़ दिया और सभी सैनिकों को धर्म के लिए लड़ने के लिए कहा। और इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा पीने से भी रोक लगा दी। जो भी उस समय शराब की पेटियां थी, बाबर ने सब शराब गिरा दी और सब सैनिकों को कहा कि तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, और जिहाद शब्द का प्रयोग किया खानवा के युद्ध में। और बाबर की सेना इस समय पूरी बहादुरी के साथ लड़ी और इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वो है भारत में स्थायी रूप से रहेगा। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसको जीतने के बाद बाबर भारत में एंटर तो कर गया था, पर स्थायी रूप से निवास करने के लिए उसे खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा। खानवा का युद्ध जीतने के बाद ही इसकी सत्ता यहाँ पर स्थापित हो पाई। उसके बाद अगला युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, इसे चंदेरी का युद्ध कहा गया। तो चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। जो आप ये देख रहे हैं ना, मध्य भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये वाला क्षेत्र, यह है चंदेरी। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। चंदेरी के सरदार मेदिनी राय के साथ बाबर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है। तो बाबर जीतने के बाद मेदिनी राय की दो पुत्रियों को अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर देता है। तो मेदिनी राय की हार के बाद बाबर क्या करता है? मेदिनी राय की दो पुत्रियों को अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर देता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं 1529 ईस्वी में। तो 1529 ईस्वी में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस सेना का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, और इसने इसे पराजित कर दिया। परंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया और यही बचे हुए अफगान सैनिक बाद में हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आते हैं। यानी कि बाबर के बाद जो इसका बेटा अगला शासक बनता है ना, हुमायूं, तो यही जो बचे हुए अफगानी सैनिक थे ना, ये हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आते हैं। उसके साथ भी ये युद्ध करते हैं। तो घाघरा के युद्ध में भी बाबर की ही विजय होती है। तो इसे घाघरा का युद्ध क्यों कहा गया? तो इसे घाघरा का युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो उसके बाद करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में ही दफनाया जाता है, परंतु बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इसके शव को दफनाया गया। पहले क्या किया गया कि इसका जो शव था ये आगरा में ही दफना दिया गया, पर इसने अपनी आत्मकथा में अपने शव को दफनाने के लिए काबुल को चुना था। तो उसके बाद क्या किया गया कि आगरा में जो इसका शव दफनाया गया था ना, वहां से ले जाकर इसके शव को दोबारा काबुल में दफनाया गया। याद रखिएगा, पहले इसके शव को आगरा में दफनाया गया था,
परंतु बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसके शव को आगरा से ले जाकर काबुल में दफनाया गया। तो जो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इसमें बाबर की विजय हुई। चारों ही युद्ध में बाबर की ही विजय होती है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के विरुद्ध होता है। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय के विरुद्ध होता है, और 1529 में घाघरा का युद्ध जो कि महमूद लोदी के विरुद्ध होता है। और इन चारों ही युद्धों में बाबर की ही विजय होती है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी को तुर्की में रचना की थी। तो बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा की रचना की थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी, जो कि इस भाषा में थी, ये तुर्की में थी, परंतु बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी जो कि बाबर नाम है। तो बाबरनामा तुजुके बाबरी का अनुवाद है जो कि फारसी भाषा में किया गया है, याद रखिएगा। और बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण क्या था? उसका तोप खाना था, क्योंकि इसने तोपों का और बारूद का इस्तेमाल किया था। और बाबर के तोप खाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नामक दो तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। और बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान किए थे। तो इसके द्वारा चांदी के सिक्के भी चलवाए गए थे, उसका नाम था शाहरुख। तो ये बाबर की संतानें हैं, उसकी फैमिली ट्री है, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लेना। तो ये हुमायूं जो था ये बाबर की पत्नी माहम बेगम का पुत्र था, जो आगे चलकर शासक बनता है बाबर के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहें तो एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने किसको हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोधी वंश। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था, 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने किसे परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था पानीपत का युद्ध, उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले हुआ पानीपत का, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अगला युद्ध कब हुआ? 1527 में खानवा का, खानवा के युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो किस नाम से चलाया था? शाहरुख के नाम से। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है और बाद में इसका जो अनुवाद हुआ था ये फारसी में हुआ था, ये किसने किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुके बाबरी को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और सूची 2 में कौन से शासक के विरुद्ध बाबर ने युद्ध लड़ा था? तो सबसे पहले है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था बाबर ने। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध, ये राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध, ये मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है घाघरा का युद्ध, ये अफगानों के विरुद्ध यानी कि महमूद लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब आमने सामने ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए का 1 होगा, ऑप्शन बी का 2 होगा, ऑप्शन सी का 3 और ऑप्शन डी का 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो ये था खानवा का युद्ध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।